वो है महारस। महारस वर्ग है। तो महारस में श्लोक है, अभ्रग वैक्रांत माक्षिक विमल अद्रिज ससय्यक चपलो रसकशे ज्ञातवा अष्टो ससग्रह द्रसान। यानी कि अभ्रग है, वैक्रांत है, माक्षिक है, विमल है, अद्रिज है, ससय्यक है, चपल है, रसक चेती ज्ञातवा अष्टो संग्रह द्रसान। यानी कि ये क्या है, ये 8 तरीके के क्या है हमारे महारस बताए गए हैं। अभ्रग वैक्रांत माक्षिक चपल विमल अद्रिज ससय्यक और चपल। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक माइका कहलाता है। उसके बाद अभ्रक के पर्याय है गगन, भृंग, खा, व्योम, वज्र, घन, गिरिज, बहुपत्र, अनंतक, आकाश, अंबर, अमल, गरज, ध्वज, मेघ, अंतरिक्ष, गौरी, तेज। तो अभ्रक का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। अभ्रक को गौरी बीज की संज्ञा दी गई है। अभ्रक का रस्वाद देह धातु में उपयोग रसशास्त्र के विकास के लिए साथ हुआ है। प्राप्ति स्थानीय भारतवर्ष में कई स्थानों से प्राप्त किया जाता है। स्वरूप है टेढ़े मेढ़े आकार का, बड़े बड़े डेलों के रूप में खान से प्राप्त होता है। इसके साथ मिट्टी पत्थर आदि भी मिले होते। कहीं कहीं 6 किनारों के से युक्त परतदार सफ़ेद एवं चमकदार छोटे युक्त भी अभ्रक देखा जाता है। इसके पत्र कैसे होते हैं? पारदर्शक होते हैं। तो ये कैसा होता है? अगर हम इसका स्वरूप देखें तो टेढ़े मेढ़े आकार का होता है, बड़े बड़े डेलों में होता है, खान से प्राप्त होता है। दूसरी बात है, इसके अंदर मिट्टी व पत्थर आदि भी मिले होते हैं। कहीं पर 6 किनारों से युक्त होता है और सफ़ेद परतदार या चमकदार छीने युक्त भी अभ्रक पाया जाता है। इसके पारदर्शक होते हैं। क्या होता है? ये पारदर्शक होता है। ठीक है, अभ्रक को माइका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक विवरण अगर दे तो डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम और सोडियम कहा जाता है। आधुनिक दृष्टि से ये कई तरीके का है। एल्कली माइका, फेरोमैग्नीशियम माइका। एल्कली माइका को हम क्षारीय अभ्रक कहते हैं और फेरोमैग्नीशियम माइका को हम क्या कहते हैं? लोह और मैग्नीशियम तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद श्वेत अभ्रक होता है। तो श्वेत अभ्रक को मक्सो वाइट कहते हैं। वाइट ऑफ पोटेशमिका मक्सो वाइट कहते हैं। ठीक है, फिर एक और है पैराग्नाइट, ये भी श्वेत अभ्रक होता है। उसके बाद रक्त अभ्रक जो होता है वो फैलोगोपाइट होता है। लेपिडोडाइट जो होता है वो पीत अभ्रक होता है और बायोटाइट जो होता है वो कृष्ण अभ्रक होता है। ठीक है, इसमें सिलिका के साथ साथ मुख्य रूप से एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, लिथियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन तथा अल्प मात्रा में कोरियम, मैग्नीज भी बेलेरियम, फ्लोरीन, टैलियम आदि तत्वों आदि तत्व भी पाए जाते हैं। अभ्रक खनन खानों से हवा हाथ चौड़ा खानों में 1.25 हाथ चौड़ा और 4 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसके नीचे से अभ्रक ग्रहण करना चाहिए। अभ्रक हमें कहाँ से मिलता है? जब हम 1.25 हाथ गहरा गड्ढा और चौड़ा करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? खोदकर उसके नीचे से हम अभ्रक ग्रहण करते हैं। अभ्रक के भेद क्या है? पिनाक, नाक, मंडूक एवं वज्र। श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण भेद से ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? श्वेत है, श्वेत अभ्रक होता है, नाग अभ्रक, मंडूक अभ्रक और वज्र अभ्रक। पिनाक अभ्रक क्या होता है? पिनाम वज्र, इसका कोड है पिनाम वज्र। पिनाक क्या होता है? ये अग्नि के तपने से इसके सूक्ष्म दल आसानी से अलग हो जाते हैं। इसके सेवन से मलबद्धता मतलब अमल का अवरोध उत्पन्न होता है और मनुष्य को ये मार डालता है। नाग अभ्रक क्या होता है? अग्नि में तापने पर ये सर्प की भांति फुफकार उत्पन्न करता है, तो इसीलिए इसे क्या फुफकारता है, इसलिए इसे नाग अभ्रक कहा गया है। इसके सेवन से क्या होता है? कुष्ठ उत्पन्न होता है। मंडूल अभ्रक क्या होता है? ये अग्नि को तपने पर ये चटकता है, इसका दल उखड़ कर अग्नि के बाहर चला जाता है। इसके सेवन से क्या होता है? अश्मरी रोग होते हैं जो मात्र शस्त्र साध्य होते हैं। ठीक है, वज्र अभ्रक क्या होता है? ये अभ्रक को अग्नि पर तापने से पर यह सब विकृतियों से मुक्त निश्चल रहता है और इसके सेवन से देह और लोह दोनों प्रकार की सिद्धि देने वाला होता है। समस्त व्याधियों को नष्ट करने वाला, सब में यही श्रेष्ठ होता है। सब अभ्रकों में कौन सा अभ्रक श्रेष्ठ है? वज्र अभ्रक श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के और अभ्रक जो वर्ण के हिसाब से थे वो कौन से थे? श्वेत, रक्त, पीत और लास्ट वाला क्या था? कृष्ण। तो श्वेत अभ्रक क्या होता है? श्वेत अभ्रक जो होता है
वो कैसा होता है? श्वेत अभ्रक का तात्पर्य रजत आदि श्वेत उच्च धातुओं का निर्माण या श्वेत रोग को नष्ट करना है। ठीक है। रक्तवर्ण का अभ्रक रक्त कर्म में उपयोगी किया जाता है। पीत वर्ण का अभ्रक जो होता है पीत कर्मों के लिए श्रेष्ठ होता है और क्या होता है? धातुओं में पीत वर्ण उत्पन्न करता है। कृत्रिम स्वर्ण का निर्माण करना या कामला आदि रोगों को पीलापन उत्पन्न करता है, उनका नाश करता है। ठीक है। कृष्ण अभ्रक का क्या काम होता है? ये सबसे श्रेष्ठ होता है और अन्य अभ्रकों में करोड़ों गुना अधिक गुणवान होता है। कृष्ण वज्रा अभ्रक की श्रेष्ठता सिद्ध करता है अतः औषध कार्य के लिए इसी का ग्रहण किया जाता है। किसका ग्रहण किया जाता है? कृष्ण अभ्रक का। प्रशस्त अभ्रक के लक्षण, अगर हम प्रशस्त अभ्रक देखें तो उसके क्या लक्षण है? जो अभ्रक चिकना मोटा दल वाला कैसा होता है? वो चिकना होता है, मोटा होता है, दल वाला होता है, उत्तम बड़ से युक्त हो, भार युक्त हो, आसानी से जिसका पत्र अलग किया जा सके, ऐसा अभ्रक प्रशस्त माना जाता है। नीले सुरमे के जैसा अभ्रक, देखो पहला तो चिकना हो, मोटे दल वाला हो, उत्तम बड़ का हो, युक्त हो और भार युक्त, आसानी से जिसका पत्र अलग किया जा सका हो। ठीक है। स्निग्ध पृथुदलम वर्ण संयुक्तम भारो अधिकम सुख मिर्चत पत्रम चा तद्रम शस्त्र मृत्य। ठीक है। तो ये रस रत्न समुच्चय ने दिया है श्लोक। ठीक है। कि जिसका अब जो अभ्रक चिकना हो, मोटे दल वाला हो, उत्तम बड़ से युक्त हो और कैसा हो? भार युक्त हो, मतलब लघु हो, भार युक्त हो। ठीक है। उसके बाद आसानी से जिसका दल अलग किया जा सके, तो समझ गए। उसके बाद क्या है? नीले सुरमे के जैसा, यानी कि बड़ का, नीला अंजन सदृश, चमकीला, वजनदार। ठीक है। लघु नाव, भारयुक्त का मतलब है लघु नाव। ठीक है। सुखपूर्व, उसके बाद पृथक हो सकने योग्य पत्र वाला तथा कोमल अभ्रक श्रेष्ठ होता है। कौन सा अभ्रक श्रेष्ठ माना गया है? जो नीला अंजन के सदृश हो, चमकीला हो, वजनदार हो, सुखपूर्व, पृथक हो सकने योग्य पत्र वाला हो और कोमल अभ्रक कैसा होता है? श्रेष्ठ होता है। देश भेद से अभ्रक का वैशिष्ट्य, हिमालय पर्वत की खान से प्राप्त होने वाला अभ्रक उत्तम माना जाता है। कहाँ से प्राप्त होने वाला उत्तम माना जाता है? हिमालय पर्वत से। पूर्वी देशों के पर्वतों से प्राप्त अभ्रक मध्यम माना जाता है और दक्षिण से प्राप्त अभ्रक कैसा माना जाता है? उद्धम माना जाता है। ठीक है। तो उत्तम कहाँ का माना जाता है? हिमालय, फिर पूर्वीय देशों का मध्यम और फिर दक्षिण पर्वतों का अधम माना जाता है। अशोधित अभ्रक के दोष, बिना शुद्ध किए हुए अशोधित या चंद्रिका युक्त अभ्रक का सेवन करने से शरीर में पार्श्व पीड़ा, शोथ, पांडु रोग और कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। अभ्रक का शोधन कैसा करना चाहिए? कृष्ण वज्रा अभ्रक को अग्नि में तपाकर कांजी, गौमूत्र, त्रिफला क्वाथ, बद्री पत्र एवं छाल का क्वाथ या गौदुग्ध, इनमें से किसी एक द्रव्य में 8 बार बुझाकर, यानी कि निर्वाप कर हमें इसका करना चाहिए, शुद्ध हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है इसका क्या? अभ्रक मारण में पुट की संख्या क्या होती है? रस कर्म 1 पुट देते हैं। ठीक है। देखो साधारण रोगों में हम इसके लिए हम क्या देंगे? 20 से 100 पुट देंगे, लेकिन रासायनिक प्रयोग में हम 100 से 1000 पुट तक देंगे। ठीक है। अभ्रक का मारण कैसे करेंगे? धन्या अभ्रक को कास्मर्द स्वरस से मर्दन कर, चक्रिका बनाकर सुखाकर शराब संपुट में बंद करके गजपुट की अग्नि में फूंक देंगे। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार 10 फुट देने तक अभ्रक का भस्म बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्रक क्या है? ठीक है। और अभ्रक को हम कैसे करके मारण कर सकते हैं? इसी प्रकार अभ्रक को क्या करेंगे? नागर मोथा या चौराई के स्वरस में 10 फुट देने पर अभ्रक का भस्म बन जाता है। धान्य अभ्रक के समान भाग में गुड़ मिलाकर एरण पत्र स्वरस से भावित करके टिकिया बनाकर सुखाकर संपुट में बंद कर 3 फुट देने से अभ्रक का निश्चंद भस्म बन जाता है। हल्दी, आंवला सोरस और टंकड़ के साथ अभ्रक को मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखाकर संपुट में बंद कर 60 फुट देने से सिंदूर के वर्ण का अभ्रक भस्म बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा भी है पुनर्नवा, हंसपदी, आक दुग्ध की भावना देकर चक्रिका बनाकर अर्ध गजपुट या गजपुट की 10 से 100 फुट तक देने तक क्या बन जाता है? चक्रिका उत्तम भस्म बन जाती है। ठीक है। और अभ्रक की भस्म के क्या लक्षण है? यानी कि भस्म परीक्षा क्या है? अभ्रक भस्म जो होता है निश्चंद होता है, अंजन सदृश होता है, सूक्ष्म एवं अरुण वर्ण का होना चाहिए, यानी कि लाल वर्ण का होना चाहिए।
चंद्रिका रहित होना चाहिए, लाल वर्ण का होना चाहिए, अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, स्पर्श में कोमल होना चाहिए। मृत अभ्रक के लक्षण है, ठीक है। तो अभ्रक का क्या लक्षण है अभ्रक भस्म का, कि निश्चंद होना चाहिए, अंजन के सदृश सूक्ष्म होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लाल वर्ण का होना चाहिए, ठीक है। और लाल वर्ण का अत्यंत सूक्ष्म हो, चंद्रिका रहित हो, और कैसा हो, स्पर्श में कोमल होना चाहिए, होना मृत अभ्रक के लक्षण है, ठीक है। यानी कि चमक ना हो, जिसमें विश्वत समझा जाता है, वो क्या है, मृत अभ्रक है, ठीक है। उसके बाद जो है मृदु हो, स्वाद रहित हो, निर्धूम हो, निरुत्र हो, लघु हो, दंताग्र हो, पर कचकच की आवाज़, मतलब मुख में कचकच की अनुभूति रहित भी होना रहित होना चाहिए। ऐसा बस उत्तम माना जाएगा। कैसा उत्तम माना जाएगा, निश्चंद्र होना चाहिए, रेखापूर्ण होना चाहिए, बारितरीश, लक्षण सूक्ष्म, मृदु होना चाहिए, स्वाद रहित, निर्धूम, अपुनर्भव, निरुत होना चाहिए, लघु होना चाहिए, दंत्राक पर कचकच की अनुभूति देने रहित होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा अभ्रक की भस्म। उसके बाद अभ्रक भस्म लोहितकरण, ठीक है। अभ्रक बहुत लंबा है। अभ्रक की भस्म का लोहितीकरण कैसे करेंगे, अभ्रक की भस्म को मारण औषधियों से भावित कर पुट देने पर उत्तम लाड़वड़ उत्पन्न ना हुआ हो तो उसे गंगेरन, नागरमोथा, वट दुग्ध या वक्मूल स्वरस, हरिद्रा स्वरस और मंजिष्ठा या लजालू के क्वाथ या स्वरस में मर्दन कर 2 से 3 पुट देने से निश्चंद, कोमल एवं लाल कमल सदृश वर्ण वाला भस्म हो जाता है, ठीक है। सॉरी। हरिद्रा, मंजिष्ठा, वट मूल, त्वक, स्वरस आदि से भावित कर 2 से 3 पुट दे देने से अभ्रक भस्म को अपेक्षित लाड़वर विकसित हो जाता है। लोहितीकरण कैसे करेंगे, रक्तवर्ण उत्पन्न करने के बाद भस्म में जो क्रिया की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। लोहितीकरण क्या होता है कि रक्तवर्ण जब उत्पन्न हो गया हो उसके बाद जो भावित रक्तवर्ण उत्पन्न करने के लिए भस्म में जो क्रिया, जैसे हम हरिद्रा, मंजिष्ठा वगैरह दे रहे हैं, ये क्या है, लोहिताकरण है, ठीक है। अमृतीकरण क्या है, 10 भाग अभ्रक भस्म, 16 भाग त्रिफला क्वाथ और 8 भाग गौघ्रत को एकत्र लोहे की कढ़ाई में मिलाकर मंद अग्नि पर पात कर लेने से अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी है कि कुमारी स्वरस, चौलाई स्वरस अथवा मोथा या गौघ्रत, इनमें क्रमशः अभ्रक से 16 भावना 10 या 12 भाग लेने से मंद अग्नि पर एक लोहे की कढ़ाई में पका लेने से अभ्रक का उत्तम अमृतीकरण हो जाता है। अभ्रक भस्म एवं गौघ्रत देने में समान भावना लेकर लोहे की कढ़ाई में मंद अग्नि पर पाक कर घृत को जीर्ण करें, ठीक है। संपूर्ण घृत के जल जाने पर अभ्रक का अमृतीकरण हो जाता है। अमृतीकरण क्या होता है कि लोहादी द्रव्यों में मारण करने के पश्चात की जो कुछ दोष अवस्थित, जो दोष को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अमृतीकरण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अमृतीकरण काय में आया है, अभ्रक में आया है, लोहतीकरण भी इसी में आया है, ठीक है। तो डिफरेंस पूछा जा सकता है लोहतीकरण में और अमृतीकरण में, ठीक है। अमृतीकरण से गुणों की वृद्धि तथा बड़ की हानि होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभ्रक भस्म में अधिक गुणवान की दृष्टि में हम 1000 तक की पुट की कल्पना की गई है। अत्यधिक अग्नि संपर्क में उसमें उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता आदि गुणों की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसलिए इन सबका शमन अमृतीकरण से हो जाता है, ठीक है। अभ्रक भस्म के गुण कैसे होने चाहिए, शीत वीर्य की होनी चाहिए, स्वादु रस होना चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, अमृत के समान होनी चाहिए, आयु बढ़ाने वाली होनी चाहिए, बल और वृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, ठीक है। उत्तम बाजीकरण एवं रसायन है तथा काश्वास, पांडुरोग, क्षय, जीर्णज्वर, प्रमेह, परिणामशूल, अम्लपित्त, ग्रहणी रोग, श्वेत प्रदर, अपची, शोथ, अर्श, शीतपित्त एवं भ्रम को नष्ट करने वाला होता है। केश, नेत्र, वर्ण, स्तन्य, हृदय, वृक्ष एवं त्वचा होता है। दीपन, पाचन, रुचिकरण तथा वात, पित्त एवं कफ का नाश करता है। अशुद्ध एवं अपक्व अभ्रक भस्म सेवन के दोष। अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन से दोष क्या है, शुद्ध अभ्रक द्वारा निर्मित अभ्रक भस्म सेवन करने से कुछ क्षय, पांडु, शोथ, हृदय तथा पार्श्व में वेदना उत्पन्न होती है। यह अग्नि को मंद करने वाला एवं गुरु होता है तथा कफ एवं वायु को बढ़ाता है, ठीक है। अपक्व अभ्रक भस्म सेवन के दोष क्या है, अपक्व एवं चंद्रिका युक्त भस्म क्या होती है, विष, वज्र, अग्नि और शस्त्र की भांति प्राणहर होती है, ठीक है।
अभ्रक की भस्म की मात्रा कितनी होती है? 1 से 2 रत्ती 2 से 3 बार लेनी चाहिए। अनुपान क्या है? शहद, घृत, मक्खन और विविध रोगर, वनस्पति, स्वरस आदि। ठीक है। अभ्रक का सत्वपातन कैसे होता है? अभ्रक में चौथाई भाग तंकड़ यानी कि सुहागा मिलाकर मूसली रस से मर्दन कर टिकिया बनाकर सुखा लें। अब इसे मूषा में रखकर कोष्ठकी यंत्र द्वारा तीव्र दमन करें। अभ्रक का लोहे जैसा सत्व निकल आता है। अभ्रक सत्व शोधन त्रिफलाक्वाथ, वटमूलक्वाथ या कांजी में 7 बार गर्म कर निर्वाप कर लेने से अभ्रक सत्व शुद्ध हो जाता है। अभ्रक सत्व मारण: शुद्ध अभ्रक सत्व को आधा भाग कंजली लेकर एकत्र घोटकर कुपीपक विधि या पुटपाक विधि द्वारा पाक कर लेने से अभ्रक सत्व बन जाता है। इसमें कम से कम 7 फुट की अग्नि देनी चाहिए। अभ्रक सत्व भस्म के गुण क्या होते हैं? मधुरस होता है, शीतवीर होता है एवं स्निग्ध होता है। यह रुचिकारक, केश आयुष्कर, त्रिगुदोषघन एवं उत्तम रसायन एवं बाजीकरण होता है। नेक्स्ट आप देखो तो वैक्रांत। नेक्स्ट जो आपका क्या है महारस है, पहला था अभ्रक। अभ्रक हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आ रहा है वैक्रांत। ठीक है। इसकी 3 वीडियो आएंगी, शायद 3 या 4, क्योंकि बहुत लंबी लंबी बन रही है, तो देखते हैं कितनी देर में आता है। ठीक है। वैक्रांत। वैक्रांत की अगर हम बात करें तो वैक्रांत को हम टॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है। टॉर्मेलिन, इसके जो पर्याय हैं वो क्या क्या है देखो। विक्रांत है, जीर्ण वज्रक है, कुवर्जक है, शुद्र कुलिश है और चूर्ण वज्र है। ठीक है। ये भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है। इसकी निरुक्ति है कि विक्रयति लोहानाम तेन वैक्रांत स्मृता, यानी कि कृंत धातु का प्रयोग छेदन के लिए अर्थ में किया जाता है, अर्थात जो लोहादी धातुओं को काटे वह वैक्रांत कहा जाता है। तो क्या हुआ? जो लोहादी धातुओं को काटता है उसे क्या कहते हैं? वैक्रांत कहते हैं। ठीक है। वैक्रांत का स्वरूप कैसा होता है? 8 किरणों वाला 8 फलक यानी कि अष्टफलक, अष्टपहलू वाला और 6 कोणयुक्त षडकोण, भारी एवं चिकना, शुद्ध एवं मिश्रित वर्ण से युक्त होता है। वैक्रांत के वेग, रस आवरण एवं रसमंजरी में इसके 7 भेद बतलाए गए हैं। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? श्वेत होता है, रक्त, पीत, नील, परावर्त, प्रम, श्याम और कृष्ण, ये 7 बताए गए हैं। ठीक है। रस चूड़ामणि एवं रस समुच्चय में 8 भेद कुर्बर बताया गया है। देखो, श्वेत है, ठीक है, रक्त, पीत, नील, परावर्त, प्रभ, श्याम और कृष्ण, और एक कौन सा है? कुब्बर, जो कि रस चूड़ामणि और रस समुच्चय ने बताया है। ठीक है। श्वेत, पीत, रक्त, नील, परावर्त, प्रभ, मयूर सदृश, ठीक है, मरकत, प्रभ, ये बताएं किसने बताया है? ये रस रत्न समुच्चय ने 7 प्रकार के अलग बताए गए। श्वेत, पीत, रक्त, नील, परावर्त, ब्रह्म, मयूर, कंठ सदृश, मरकत, प्रभहरित। ठीक है। ग्रह कृष्णवर्ण के वैक्रांत को देह सिद्धि, पीत के वैक्रांत को पित्तकर्म यानी कि स्वर्ण निर्माण के उपयोग में, श्वेत को श्वेतकर्म यानी कि रजत निर्माण के उपयोग में, मरकत वर्ण को रक्तवर्ण को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला, शेष 2 नील और परावर्त प्रभ को निष्फल तथा त्याजत कहा गया है। ठीक है। टॉर्मेलिन फॉर्मूला होता है K2OAl2O3 KAlSiO3O8। ठीक है। उसके बाद है क्या है कि ये कैसा होता है? काठिन्य होता है 8 से 8.5 तक, घनत्व 3 से 3.2 तक होता है। इसके 3 भेद पाए जाते हैं: अल्कली टर्मेलिन, मैग्नीशियम टर्मेलिन और आयरन टर्मेलिन। अल्कलीन टर्मेलिन में क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम आदि क्षार स्वभावी धातु कुछ अंश में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम टर्मेलिन में अल्पयूमिनियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अंश पाए जाते हैं। आयरन टर्मेलिन में लोहा या एल्यूमिनियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ टर्मेलिन में 3 भेद साथ साथ पाए जाते हैं: टर्मेलिन, फ्लोरेस्पिल, कैल्शियम फ्लोराइड, रॉक क्रिस्टल। टर्मेलिन को शोभा मणि भी कहते हैं। यह अत्यंत सुंदर रत्न है। प्राप्ति स्थान है बिहार में अभ्रक की खान, अभ्रक की चट्टानों से तथा वर्णे में माणिक्य की खानों से प्राप्त होता है। ठीक है। उपयोग क्या है? ग्रहों की प्रसन्नता करने के लिए, धारण हेतु, औषधि के रूप में,
वज्र के अभाव में वैक्रांत का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। धातुयुक्त खनिजों को धातु को पृथक करने के लिए वैक्रांत शोधन क्या होता है? अशुद्ध वज्र एवं वैक्रांत के सेवन से यह क्लास, कुष्ठ, दाह, पार्श्व पीड़ा, पांडु रोग को उत्पन्न करता है, अतः इसका शोधन करके ही भस्म निर्माण करना चाहिए। वैक्रांत शोधन क्या होता है? वैक्रांत को कांजी आदि अम्लों को अथवा मूत्रों को अथवा कुल्थी के काढ़े में अथवा केले के जड़ में, स्वरस के अथवा कोदो के क्वाथ से अथवा सज्जी, छार, यपछार, टंकड़ा, पाछो, नमक इन सबको मिलाकर डोला यंत्र द्वारा 3 दिन तक स्वेदन करने से अथवा केवल कुल्थी के ही क्वाथ के में 3 बार तक स्वेदन करने से वैक्रांत शुद्ध हो जाता है। वैक्रांत को प्रतप्त कर 21 बार अश्वमूत्र में सेचन यानी कि भुजान निर्वाप करने से शुद्ध हो जाता है। वैक्रांत का मारण देखो कि शुद्ध वैक्रांत को संभाग गंधक के साथ नींबू स्वरस में घोटकर 8 बार गजपुट की भावना देकर अग्नि को देने से रक्ताभ भस्म बच जाता है। वैक्रांत को सर्वप्रथम खूब प्रतप्त कर बार बार उस अश्वमूत्र का सेचन करें। अश्वमूत्र में से ही भावित कर भस्म होने पर पुट देते हैं। इस भस्म का वज्र भस्म के स्थान पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो इसके गुण क्या होते हैं? आयु, बल और शरीर के वर्णों को बढ़ाने वाली, अत्यंत वृक्ष, बुद्धिवर्धक, वातादि तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाली, संपूर्ण व्याधियों को दूर करने वाली, जठराग्नि को दीप्त करने वाली, हीरे के समान गुण वाला तथा शरीर को लोह सदृश दृढ़ करने वाला, वैक्रांत सभी रसायनों में अग्रण प्रभावशाली, सभी दोषों को शमन करने वाला, वज्र के स्थान पर प्रयोग करना योग्य होता है। वज्र के ही समान शरीर को लोह सदृश दृढ़ बनाने वाला तथा लोह सिद्धि देने वाला, विष, ज्वर, कुष्ठ, क्षय का नाश करने वाला होता है। रसों का राजा अर्थात संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ माना जाता है। वैक्रांत भस्म की मात्रा जो है 1/4 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक है। ठीक है, रोगी के बल तथा काल का विचार कर प्रयोग करें। सत्वपातन क्या है? शुद्ध वैक्रांत को सत्वपातन वर्ग के द्रव के साथ मर्दन कर टिकिया बनाकर मूषा में रखकर 3 घंटे तक हम दमन करने से वैक्रांत का सत्वपातन हो जाता है। इसका मुख्य प्रयोग क्या है? रत्न प्रभावटी, वसंत कुसुमार, सूचिका भरण रस, कांचनाब्र रस और अपूर्व मिले बसंत रस। इतना काफ़ी है, 2 ही काफ़ी हैं। अभ्रक और वैक्रांत बहुत लंबे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट आना है। ठीक है, थैंक यू।